हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपकी वीडियो नंबर 5 में आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसका टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का जो मीनिंग है, इसका अभिप्राय क्या है कि कौन कौन से सेक्टर में हमारी पॉपुलेशन वर्किंग कर रही है। प्राइमरी सेक्टर में कितने % लोग काम कर रहे हैं, सेकेंडरी जो है सेक्टर वहाँ का कौन कौन से लोग कितना काम कर रहे हैं, और टर्शियरी सेक्टर में हमारे कितने % जो है पीपल वर्किंग कर रही है। जिसमें फर्स्ट है हमारा प्राइमरी सेक्टर, जिसका फर्स्ट है एग्रीकल्चर। द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ ऑक्यूपेशन, तो एग्रीकल्चर में हमारे जो लोग हैं वो 72.7% लोग जो है वो एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए हैं, जबकि अमेरिका के लोग और इंग्लैंड के लोग 2% लोग हैं वो वर्क कर रहे हैं। जापान के 12% एंड जर्मनी के 4%। ये हमारे 72.7% लोग एग्रीकल्चर के वर्क में लगे हैं, जिनकी जीडीपी अभी भी कम है। सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्री सेक्टर, तो एंड सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ द ऑक्यूपेशन, तो हमारा इंडस्ट्रीज जो सेक्टर है उसमें 9% वर्किंग पीपल इन इंडिया काम कर रहे हैं और 1.1 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हैं। टोटल 10.1% जो है यहाँ लगे हैं। अगर हम कंपैरिजन दूसरी कंट्री के साथ करते हैं तो 32% इन यूएसए, 42% इन इंग्लैंड एंड 32% इन जापान। तो हमारे इंडिया का जो 9 प्लस 1.1 जो है टोटल 10.1% जो है ये अभी भी इन्फेंट स्टेज में है। हमारी जो है ग्रोथ ही इन्फेंट स्टेज चल रही है इंडस्ट्री सेक्टर में। हम उनका कंपैरिजन करें तो उनसे अभी भी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट है अनबैलेंस्ड ग्रोथ, तो अगर जब ग्रोथ होती है तो ऑल सेक्टर्स में इक्वल होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ इक्वल नहीं हो रही। अर्थात प्राइमरी सेक्टर इज नॉट इक्वल टू सेकेंडरी सेक्टर इज नॉट इक्वल टू टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर इक्वल जो है नहीं चल रहे, इनकी अनबैलेंस्ड ग्रोथ चल रही है। तो जिसमें जैसे प्राइमरी सेक्टर में 72% है, सेकेंडरी में 10.1 है, टर्शियरी में 17.2 है, तो इनकी अनबैलेंस्ड ग्रोथ चल रही है। इसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इट रेफर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ, तो किसको ये रेफर करता है? फर्स्ट है हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये 2 चेंजेस में इसकी की गई है। एक तो इकोनॉमिक चेंजेस है और दूसरा सोशल चेंजेस है। इकोनॉमिक चेंजेस में हम क्या देखते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, तो ये मैंने लिखा हुआ है इकोनॉमिक चेंजेस, ट्रांसपोर्ट का काम, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है इसमें जैसे रोड्स है, रेलवेज है, एयर एंड वाटर है, कम्युनिकेशन है, रोड्स। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोड्स का काम दिया हमें, जहाँ रेलवे का ट्रांसपोर्ट का काम दिया, ये हमारे लिए एक अच्छी देन दे के गए हैं। तो रोड्स जो पक्का रोड्स तैयार किए गए थे, तो हम एक जगह से दूसरी जगह अपना जो गुड्स है उसको शिफ्ट कर सकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। सिमिलरली जो रेलवेज है, रेलवे के कारण भी हमारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम पड़ती है, और दूसरा हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली सामान लेके जा सकते हैं। तीसरा हमें इसके साथ गुड अपॉर्चुनिटी भी मिलती है फॉर द जॉब, तो ये भी काम अच्छा था। एयर एंड वाटर, तो एयर्स के साथ वाटर, जो हमारे समुद्री जहाज चलते हैं, ये भी एक दूसरी जगह पर माल लेकर आते हैं या जाते हैं, तो ये हमारे जो है ट्रांसपोर्ट के हैं। नेक्स्ट आ गया कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में पहले क्या होता था, पहले जब हमने किसी को मैसेज देना होता था तो काफ़ी टाइम लग जाता था। जैसे आप पुराना एंशियंट टाइम देखो तो उस वक्त जहाँ तो क्या था, अभी पोस्टमैन लेके जाते थे, जब उससे भी पीछे चले जाएँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। आपको काफ़ी मूवीज़ देखी होगी, उसमें जैसे मैं आपको एक मूवी का नाम बताता हूँ, जैसे मैंने प्यार किया, तो उसमें वो लड़की गीत गाते हैं कि कबूतर जा जा पहले प्यार की चिट्ठी पे साजन को दिया, तो कबूतर के साथ मैसेज भेजा जाता था। तो इस प्रकार जहाँ कोई वो किंग का जो है उनका जो एम्प्लॉई होता था, तो वो उनका पत्र लेकर जाता था, तो काफ़ी दिन लग जाते थे। लेकिन आज 2 मिनट में हेलो क्या कर रहे हो, तो हम 1 मिनट में ही दूसरे आदमी के साथ देश विदेश में बातें कर
रहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन की भी अच्छी देन लेकर गए हैं वो। उसके बाद आता है सोशल चेंजेस, तो जिसमें ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, तो जिसमें एजुकेशन का चार्ल्स वुड ने जो है एजुकेशन को स्प्रेड किया था इंडिया में, तो एजुकेशन का काम दिया। हेल्थ एंड हाउसिंग, ये दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले अगर हम करें तो पीछे हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों की ये जो देन है वो काफ़ी अच्छी थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया, तो इंडिया में रेलवे का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो इसके इम्पैक्ट दो प्रकार से पड़ रहे हैं, गुड इम्पैक्ट भी है और बैड इफेक्ट भी है। तो हम पहले गुड इफेक्ट की बात करते हैं, तो जिसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इन्होंने एग्रीकल्चर को कमर्शलाइजेशन किया, अर्थात जो हम पहले क्या था सब्सटेंस फार्मिंग करते थे, लेकिन आज हम सरप्लस जो है एग्रीकल्चर करके एक स्थान से दूसरी जगह पर जहां हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है वहां पर हम ले जाकर उसको सेल कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो उसको कमर्शलाइजेशन बनाने का काम हमें अंग्रेजों ने सिखाया। सेकेंड पॉइंट है मार्केट राइज, शिफ्ट गुड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, जहां आपको अच्छी कीमत मिलेगी आप वहीं ले जाकर उसको सेल करोगे, जहां से हमें सस्ता माल चीप एंड बेस्ट मिलेगा वहां से हम जो है परचेज करते हैं। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कारण हमारी जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो चुकी है। थर्ड पॉइंट है ब्रेक द बैरियर्स ऑफ द डिस्टेंस, तो रेलवे के आने के साथ जो हमारी डिस्टेंस है वो बहुत कम हो चुकी है, अर्थात जिसको जहाँ दूसरी जगह जाने पर हमें काफ़ी दिन लगते थे, अब हम बहुत मतलब कम समय में जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हम सामान इधर उधर कैरी करते हैं, तो ये डिस्टेंस की बैरियर्स को ख़त्म कर दिया। फास्टर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ माइन, अगर हमें पता चल जाए जैसे पीछे से गुजरात में फ्लड आए थे, केदारनाथ में फ्लड आए थे, तो ऐसे हेमकुंड साहब में फ्लड आए थे, तो वहाँ पर हम हेल्प के लिए वहाँ फूड ग्रेन्स जहाँ उनके लिए भोजन की व्यवस्था और कपड़ों आदि का प्रबंध करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही हम जहाँ रेलवे के द्वारा काफ़ी सामान हम वहाँ तक भेज सकते हैं, तो ये हमारा मतलब फेमाइंस को कंट्रोल किया जाता है गुड्स की सप्लाई करके। उसके बाद आता है नेगेटिव इम्पैक्ट, तो नेगेटिव इम्पैक्ट में एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या था, जो अंग्रेज़ों ने जब रेलवे का काम किया था तो इसका हम जो रॉ मटेरियल था उसको ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो ब्रिटेन और इंग्लैंड में रॉ मटेरियल ले जाते थे, तो ये हमारा नेगेटिव इफेक्ट था। और इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, तो जिसके कारण हमें वहाँ से ब्रिटेन और इंग्लैंड से इंपोर्ट गुड्स करना पड़ता था, तो हमारी जो मार्केट थी हैंडीक्राफ्ट का काम पीछे रह गया था, हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट थी वो काफ़ी ज़्यादा उसका संकुचन हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटी सी रह गई थी। तो उसके बाद आता है वाज देयर any positive impact of the British rule, was there any positive impact of the British rule in India, तो फर्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश का जो रूल था इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट था, जिसमें कमर्शलाइजेशन आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, तो फार्मर्स की जो आउटलुक थी वो अंग्रेजों के बाद जो थी हमें गुड लुकिंग दिखाई दी, अर्थात फार्मर जो था वो सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्ट करता था पहले, और अब वो कमर्शलाइजेशन होने के कारण उसकी आउटलुक भी अच्छी हो चुकी है। सेकंड पॉइंट है न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जो उन्होंने रेलवे ट्रैक्स बिछाई थी, जब देश आज़ाद हुआ तो वो अपनी लाइनें जो ट्रैक्स थी वो उसको उठा के तो नहीं ले गए, तो लेकिन वो उसी प्रकार रह गई, तो हमारे लोग वहाँ पर जॉब्स कर रहे थे, तो रेलवे में काफ़ी लोगों को जॉब भी मिली हुई है, तो गुड इफेक्ट ये पड़ा हुआ है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल ऑफ फेमाइन, फेमाइन को कंट्रोल किया गया। अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर फेमाइन होता था तो हम फूड सप्लाई करते थे, क्लोथ सप्लाई होते थे, ये ट्रांसपोर्ट के कारण जहाँ कोई कम्युनिकेशन के सोर्सेस के द्वारा हमें पता चल जाता तो हम वहाँ उनकी हेल्प के लिए पहुँच जाते थे। सेकेंड पॉइंट है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले क्या चल रहा था, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चलता था, अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज विद द गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द हेल्प ऑफ मनी, मनी के बिना जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे तो उसको बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहते थे, लेकिन ब्रिटिश ने उसको करेंसी में चेंज कर दिया। आज हर चीज़ को मेजरमेंट जो है हम करेंसी में कर सकते हैं, जैसे ये पेन मार्कर है ये 20 रुपीज़ का है, मोबाइल कितने का है 10,000 का है, तो हम हर चीज़ को
जो है मेजर कर सकते हैं। तो ड्रॉबैक्स जो थी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की वो ख़त्म होगी करेंसी के आने के बाद, और वो भी किसकी देन है, वो ब्रिटिश लोगों की ही है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमें एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क सिखाया। जैसे आज मैं आपको अकाउंट्स की एग्जांपल लेता हूं, तो अकाउंट्स का काम सबसे पहले जिसको हम लुक्का पकेलियो का नाम देते हैं, लुक्का पकेलियो इज द फादर ऑफ अकाउंट्स। उसने हमें कैसे काम सिखाया, डेबिट और क्रेडिट करना सिखाया, कि लोगों के साथ हम जो डील करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, उसका लेन देन क्या होगा, ये सारा सिस्टम किसने सिखाया था, हमें अंग्रेजों द्वारा ही हमें पता चला है। तो बहुत सारे काम हमें अच्छे भी सिखा के गए हैं। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। ओके बाय, टाटा। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है बेटे। ओके बाय।